हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव बाय एस्पालर माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा आपका मेगा रिवीजन क्वेश्चन पेपर 5। हमारे पास क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 वेयर इक्वेशंस ऑफ द एलिमेंट्स इज गिवन बाय ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जी। तो हमारे पास ए आई जे एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट किया है? ए आई जे। आई रिप्रेजेंट योर पोजीशन इन रो, जे रिप्रेजेंट योर पोजीशन इन कॉलम, आई प्लस जे। तो आपके पास 2 × 2 मैट्रिक्स है। तो अगर ए आई जे आपके पास 2 × 2 मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स आपको इससे रिप्रेजेंट किया, तो मैट्रिक्स क्या बनेगा? ये मैट्रिक्स आ जाएगा A11 A12 A21 A22। तो एलिमेंट्स क्या बनेंगे? A11 एलिमेंट क्या बनेगा? आई प्लस जे है तो 1 + 1 2। A12 क्या बनेगा? आई इज़ 1 जे इज़ 2 तो 1 + 2 इज़ 3। A21 कितना बनेगा? 2 + 1 3। A22 कितना बनेगा? 2 + 2 4। तो एलिमेंट्स आ गए। तो ये आ गया आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ए मैट्रिक्स या फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा? तो आप यहाँ पे कर लीजिए, हमने यहाँ पे कर लिया बाई एक्सपेंडिंग रो 1। तो पहले 2 से लिया हमने, तो जिस रो जिस कॉलम में 2 प्रेजेंट है उसको कैंसिल आउट कर लीजिए, बाकी 1 3 A2 रहेगा। फिर हमने -5 सेकेंड एलिमेंट लिया, तो जिस रो जिस कॉलम में 5 है उसको कैंसिल आउट कर लीजिए। जो एलिमेंट रह गए आपके पास 6 4 3 2, आपने इसका डिटर्मिनेंट बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट 9 को ले लीजिए, जिस रो जिस कॉलम में 9 प्रेजेंट है उसको कैंसिल आउट कर लीजिए, और बाकी एलिमेंट रह गए आपके पास 6 1 4 8। ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। अब हम इनको आपस में 2 × 1 × 2 is 2, 8 × 3 is 24, तो 2 - 24 -5, 6 × 2 is 12 -12, 9 6 8 48 -4, तो 14 - 4 is 44, 12 - 12 is 0 एंड 2 - 24 is -22। तो ये आगे -44, ये कंडीशन 0 हो जाएगी। 9 × 44, तो इन दोनों में से 44 हमने कॉमन कर लिया, तो -1 + 9 हो गया। -1 + 9 कितना हो जाएगा? 8। तो इनको कर लीजिए आपस में मल्टीप्लाई, 352 ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एफ ऑफ एक्स आपके पास कॉज ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है 7x³ + 6। फाइंड एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, तो पहले जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 7x³ + 6। तो ये बन गया अब एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है कॉज एक्स के, ठीक है। एक्स इज़ वेरिएबल, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो दिस इज एफ ऑफ एक्स, तो कॉज 7x³ + 6। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस कंडीशन? तो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ पे लाई करेंगे? तो हमारे पास क्या है, ये सेक इन्वर्स है, तो सेक इन्वर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ लाई करती है? 0 to 180 -90। तो हम यहाँ पे कर लेंगे सेक 2π/3। 2π/3 कितना होता है? 30। सेक 30 पे आ जाता है, तो 30 जो है वो बिलोंग करता है 0 to 180, और इसमें से -90 कर लेंगे तो उस इंटरवल में बिलोंग करता है। तो दैट मीन ये डायरेक्ट इन्वर्स फंक्शन है, तो आपके पास सिर्फ π/3 रहेगा। तो वाई आपके पास π/6, सॉरी, ये वैल्यू आ गया π/6 ऑप्शन। नेक्स्ट है, what is mathematical expression for the if f is right continuous at continuous यानी भी राइट कॉन्टिन्यूस कब होगा? अब अगर ये a और b है, ओपन इंटरवल है, दिस इज a दिस इज b। ओपन इंटरवल का मतलब है a और b आपस में इंक्लूड नहीं, बाकी आपके पास एलिमेंट। तो राइट कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब आपके पास a के राइट है और b का लेफ्ट है, क्योंकि यहाँ पे b का राइट तो आप ले नहीं सकते, तो आपका ये कंडीशन राइट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो राइट कॉन्टिन्यूस ए पे होगा, ए पॉजिटिव इक्वल्स टू ऑफ ए। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 2 + x x स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, तो ये है x स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये आएगा x⁻1, और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x। तो स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर हो जाएगी 1/2। तो ये इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x⁻3/2। बेसिस आर सेम पावर। x⁻3/2 पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2⁻x3/2, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस आर सेम पावर आर एडेड x�5/2। इन दोनों का सेपरेटली इंटीग्रेट होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n एंड डी ऑफ x किसके इक्वल होता है? x⁻n+1 अपॉन n+1 + c। तो 3/2 + 1 3/2 + 1, तो 5/2 अपॉन 5/2, दिस इज 4/5, और आ जाएगा 2/7x 7/2। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? dx को हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया, वेरिएबल सेपरेट, हमने अप्लाई किया वेरिएबल
सेपरेबल मेथड। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर लीजिए। तो वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर लिया। अब हमने इंटीग्रेट बोथ साइड कर लिया। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन y आ जाएगा। 2 इज 2x, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर नहीं है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, सॉरी क्वेश्चन में एक्स क्यूब है। तो ये आएगा एक्स 4 अपॉन 4 प्लस सी। अब इस कैल्शियम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 8, दिस इज 2x स्क्वेयर एंड दिस इज 1, तो ये कितना आएगा 8x। ओके तो यहाँ पे ये 2x आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, एक्स क्यूब है तो एक्स 4 अपॉन 4 इंटीग्रेट करके, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन डी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम 4 आ जाएगा तो इसको आप C1 कंसीडर कर सकते हैं, इसको 4 टाइम्स ऑफ C1 एलसीएम ले लेंगे। 1 4 2 8, ये 2 आ जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी। अब 4 टाइम्स ऑफ C1 को कंसीडर कर लीजिए, कांस्टेंट C हमने C कर लिया, ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया, क्योंकि x4 ये हमने इसी तरफ रखा है, 4y को नेगेटिव हम यहाँ पे लेके आए तो आपके पास ऑप्शन डी आ जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो मैग्नीट्यूड। तो जीरो मैग्नीट्यूड किसका होता है बेटा, हमारे पास कौन कौन से वेक्टर है, फिक्स्ड वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, मॉडुलस वेक्टर है या यूनिट वेक्टर है। तो जीरो मैग्नीट्यूड होगा जीरो वेक्टर का। Given that E and F are the event such that probability of event E equals to 0.6 and probability of event F equal to 0.3 and probability of E intersection F equals to 0.2. Question है find probability of E when F is given. तो probability of E when F is given equal to probability of E intersection F upon probability of F. E intersection F किसके equal है 0.2 and probability of F किसके equal है 0.3. That means which is equal to 2/3. आप इसको 2/10 and 3/10 भी लिख सकते हैं। 10 and 10 gonna cancel, तो रिजल्ट इज 2/3, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, इफ अ लाइन एल मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री 40 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगी, डायरेक्शन कोसाइंस को हम एलिमेंट से कंसीडर करते हैं। तो एल आपके पास होता है जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनता है वो 120 डिग्री है तो कॉस 120। एम एंगल होता है, एम डायरेक्शन कोसाइन किसके इक्वल होती है, जो हमारे पास एंगल कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कहते हैं हम उसको, बीटा क्या है जो एंगल वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, दैट इज 45 एंड दिस इज 30। तो कॉस 30 कितना होता है, स्क्वायर रूट 3/2। कॉस 45 कितना है, 1/√2। अब ये कॉस 120 आ गया, कॉस 120 डिग्री किसके इक्वल है, कॉस 90 + 30। कॉस 90 + 30 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस साइन 30। तो माइनस साइन 30 कितना आ जाएगा, -1/2 आ गया, एल आ गया -1/2। तो आपके पास बन गए एल -1/2, एम इज 1/√2 एंड एन इज √3/2। आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट है इफ ए फंक्शन फ्रॉम एन टू वाई बी फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x + 3 वेयर वाई इक्वल्स टू, वाई किसके इक्वल है, वाई स्मॉल वाई इक्वल 4x + 3 शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल फंक्शन कब बनेगा, ये हमारे पास एक फंक्शन है 4x + 3 जिसमें y किसके इक्वल 4x + 3। तो यहाँ से आप इसको फंक्शन में चेंज करें, y - 3 4x के इक्वल आ जाएगा, x किसके इक्वल आ गया y - 3/4। तो हमारे पास इसका मतलब है कि यहाँ पे एक और फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, जो ये n to y था तो y to n एग्जिस्ट कर रहा सच दैट g ऑफ y किसके इक्वल है y - 3/4। ठीक है, अब इन्वर्टिबल फंक्शन कब है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम x to y। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होगा कि यहाँ पे एक और फंक्शन एग्जिस्ट करेगा g फ्रॉम y to n। तो f कंपोजिशन g किसके इक्वल होगा, इमेज फ्रॉम y सेट, एंड g कंपोजिशन y किसके इक्वल होगा, इमेज फ्रॉम x सेट। तो हम यहीं पे f कंपोजिशन g और g कंपोजिशन f फाइंड आउट करेंगे। f कंपोजिशन g क्या होगा कि हमारे पास इमेज आपको कहाँ से मिलेगी, y में से, y में दैट इज y सेट, और g कंपोजिशन f में इमेज हमें कहाँ से मिलेगी, n से। तो ये कर लेते हैं f g ऑफ x किसके इक्वल है, जी ऑफ वाई सॉरी, तो जी ऑफ वाई किसके इक्वल है y - 3/4, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, जी ऑफ वाई लीजिए इसको। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब ये बन गया एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है 4x + 3, तो 4 टाइम्स ऑफ x कंप्लीट
प्लस 3, 4 एंड 4 कैंसिल, y माइनस 3 प्लस 3, 3 और 3 कैंसिल, तो y आ गया। y आ गया आपके पास इमेज फ्रॉम सेट y। अब g कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स है 4x प्लस 3। अब g ऑफ y किसके इक्वल है, 4 माइनस 3 अपॉन y, तो इसको y कंसिडर करेंगे तो दिस इज माइनस y, दिस इज कंप्लीट x है, तो ये y कंसिडर करिए, चलिए इसको g ऑफ y है ये, तो y माइनस 3 अपॉन 4, तो ये 3 और 3 कैंसिल, तो 4x अपॉन 4 रह गया, 4 और 4 कैंसिल, तो x रह गया, x आपका कहाँ से है, n में से, ठीक है, यही है x फ्रॉम n एंड y फ्रॉम दिस सेट, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गया, दिस इंप्लाइज f इज इन्वर्टिबल वेयर g इज द इनवर्स ऑफ f। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दिस फंक्शन tan इनवर्स tan 3π/4। तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan इनवर्स tan 3π/4 है, तो 3π/4 को हम करते हैं पाई माइनस π/4। अब tan 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस tan थीटा। अब माइनस tan थीटा, tan माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, विच इज माइनस tan थीटा, ठीक है। तो माइनस tan थीटा, तो ये माइनस tan थीटा था जिसको हमने tan माइनस थीटा में कन्वर्ट कर लिया, तो आपके पास वैल्यू रह गया माइनस π/4। अब tan इनवर्स के केस में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लाई करती है बिटवीन माइनस 90 to 90 ओपन इंटरवल में, तो ये आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट है इफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस 2 टाइम्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 2 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए है, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए था, तो हमने इसका डिटर्मिनेंट कर लिया, 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2 एंड 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8, तो दैट इज माइनस 6। तो 2 टाइम्स ऑफ ए किसके इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स ए 2 4 8 4, ठीक है, ये 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया। अब 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट दैट इज योर LHS, तो इसका डिटर्मिनेंट करने के 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8, 8 मल्टीप्लाई 4 इज 32 माइनस 2 24। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो ये आ गया। तो ये आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड हमारे पास आ गया 2 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल हो गया। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ ई रेस्ट टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ई रेस्ट टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ऐसे ही रखे। अब ये जो आपके पास स्क्वायर रूट था इसका हमने 1/2 बना लिया। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो पहले पावर का होगा, ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, ये सिंपल ही होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के। तो यही कर लिया हमने 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल कंडीशन, और फिर हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स कहता है, तो ये कंडीशन यही आ गई, बाकी ये तो एज इट इज रह रहा, ठीक है। अब ई रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेस्ट पावर एक्स दैट इज ई रेस्ट पावर एक्स, लेकिन फिर डेरिवेटिव किया जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का दैट इज एक्स रेस्ट पावर 1/2, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स था, ये जो कंडीशन थी ई रेस्ट पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ई रेस्ट पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो हमने यहाँ पे इसको स्क्वायर रूट अप्लाई किया, होल स्क्वायर कर लिया, कैंसिल करेंगे तो यही स्टेटमेंट रहेगा। अब ये स्क्वायर एंड ये कैंसिल, तो आपके पास रहेगा सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, और 1/2 है। अब ये एक्स रेस्ट पावर 1/2 है, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 स्क्वायर रूट ऑफ ई रेस्ट पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो अब इसका होल स्क्वायर रूट आ जाएगा ई रेस्ट पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स, दिस इज योर होल कंडीशन, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है ए बॉक्स इस एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास ये जो क्यूब है उसका साइड जो है, एक एज जो है इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमने सपोज कर लिया लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब, ठीक। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। अब आपका जो एज है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, तो जिस टाइम पीरियड में आपका एज इंक्रीज कर रहा है उसी टाइम पीरियड में आपका जो ये वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एज कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। नाउ द एज ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो एक्स इज विद रिस्पेक्ट टू टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि जिस टाइम पीरियड में एज इंक्रीज साइड इंक्रीज होगा उसी टाइम पीरियड में वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा ऑटोमेटिकली। तो हमारे पास वॉल्यूम भी चेंज हो रहा। अब वॉल्यूम किसके इक्वल है, बेसिकली वॉल्यूम है एक्स क्यूब सेंटीमीटर,
ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स क्यूब, तो 3x² डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो 3x² डी एक्स अपॉन डी टी कितना था, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया 9x² सेंटीमीटर स्क्वायर। नो x इज 10 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन x इज 10 सेंटीमीटर, व्हेन x इज 10 सेंटीमीटर दैट इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने x 10 सेंटीमीटर कर लिया, तो 10 स्क्वायर 100, 100 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट है इंटीग्रेट e रेज़ टू पावर x sin x प्लस cos x। आपको इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, e रेज़ टू पावर x f ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x किसके इक्वल होगा, तो ये कंडीशन रहेगी e रेज़ टू पावर x f ऑफ x प्लस c के इक्वल। e रेज़ टू पावर ये फर्स्ट और ये फंक्शन है, और ये जो कंडीशन है ये उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो हमारे पास विच इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 4x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ वेरिएबल सेपरेबल कर लिए 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस 4x डी एक्स। इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर है तो वाई रेज़ टू पावर माइनस 2 डी वाई माइनस 4x डी ऑफ एक्स। वाई रेज़ टू पावर माइनस 2 कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन डी ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो जैसे y रेज़ टू पावर माइनस 2 डी ऑफ वाई है, तो ये कितना आएगा, y रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। तो y रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन वाई आ गया, और ये कितना आएगा, माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, तो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हम कंडीशन या इन दोनों में से हम नेगेटिव भी माइनस कर सकते हैं, 1 अपॉन वाई 2x स्क्वायर, कांस्टेंट है तो इसको पॉजिटिव ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। माइनस माइनस और माइनस कैंसिल, तो 2x स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई, तो वाई किसके इक्वल आ गया, अब ये वाई को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस सी रेज़ टू पावर माइनस 1 इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ये वेक्टर एंड बी वेक्टर है, तो हम सपोज करते हैं थीटा क्या है हमारे पास, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। उसने कहा फाइंड एंगल थीटा, तो कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो कर लीजिए इनका दोनों का आपस में प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आई विद आई 1, जे विद माइनस जे 1, माइनस के विद पॉजिटिव के 1, तो नेगेटिव और ये कैंसिल, और ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो दिस इज 1 स्क्वायर एंड माइनस 1 स्क्वायर, दिस इज 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3, तो माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, दिस इज 1, दिस इज माइनस 1, दिस इज माइनस 1, दिस इज cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नेक्स्ट है व्हाट इज डिफाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, लीनियर फंक्शन z इक्वल्स टू एक्स प्लस बी वाई वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। तो हमारे पास लीनियर फंक्शन है, ए और बी कॉन्स्टेंट है, विच हैज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारा मेन एम रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, जो हमें बताता है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम वैल्यू चाहिए, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। ए डाई इज थ्रोन इफ ई इज द इवेंट नंबर अपेयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3, एफ बी द इवेंट नंबर अपेयरिंग इज एन इवन। ए डाई इज थ्रोन, अगर एक डाई को थ्रो किया जा रहा है तो सैंपल स्पेस यही बनेगा 1 2 3 4 5 6। इफ ई बी द इवेंट नंबर अपेयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ई इवेंट क्या है, नंबर जो आ रहा है वो मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, 3 और 6। एंड एफ बी द इवेंट नंबर अपेयरिंग इज इवन, तो नंबर अपेयरिंग इज इवन, इवन नंबर क्या 2 4 6। आपको क्या कहा गया, देन फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो हमें ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए, ई और एफ तो है ही है हमारे पास, तो ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में कॉमन कंडीशन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आएगा, ई में 2 एलिमेंट है, सैंपल स्पेस में 6, तो 2/6 दैट इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ जाएगा, एफ कितना है, एफ में 3 एलिमेंट है, टोटल 6 है, दैट इज 1/2।
ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ में वन एलिमेंट है दैट इज 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 1/2, ठीक है। तो 1/3 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 1/6 ही आएगा, ठीक है। 1/6 which is also the probability of intersection f, so that means E and F are independent events. Next देखिए, check whether the relation R in R defined by R equals to AB and A is less than equals to BQ is reflexive, symmetric or transitive. तो आपके पास एक रिलेशन है, बताना ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो A is less than equals to B, ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट है AB। रिफ्लेक्सिव क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या होगा, एवरी एलिमेंट शुड रिलेट टू इटसेल्फ, A is related to A। तो अगर हम 1/2 और 1/2 लेते हैं, क्या 1/2 और 1/2 रिलेशन आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि A भी 1/2 है और B भी 1/2 है, तो 1/2 क्या लेस देन 1/2 क्यूब होगा, क्योंकि 1/2 कितना होता है, इनका होल क्यूब करेंगे, 1/2 इज 0.5 और 1/8 कितना आ जाएगा, 1/8 विच इज 0.1 समथिंग, 0.125, ठीक है। अब 0.5 इज क्या लेस देन है, नहीं है, दैट मीन्स ए इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है कि अगर ए भी रिलेशन आर में है तो बी ए भी रिलेशन आर में होना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेट है कि हमने एक कंडीशन लिया 2, 9 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है। कंडीशन तो ये सिमेट्रिक कहती है कि अगर ए भी रिलेशन आर में है तो बी ए भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो 2, 9 रिलेशन आर में है, क्योंकि 2 जो है वो लेस देन 9 क्यूब है, क्योंकि 2 जो है वो लेस देन 9 क्यूब कितना आ जाएगा, 729। लेकिन क्या 9 2 रिलेशन आर में है, बट 9 2 रिलेशन आर में नहीं, क्योंकि 9 जो है वो लेस देन 2 क्यूब नहीं है। सिंपल सी बात है, ये बहुत बड़ी एग्जांपल, अगर आपको कैलकुलेशन लग रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 1 3 ले लीजिए, बिलोंग्स टू रिलेशन आर, क्योंकि 1 जो है वो लेस देन 3 क्यूब है, क्योंकि 1 लेस देन 27 है, बट 3 1 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बिकॉज 3 इज नॉट लेस देन 1 क्यूब, बिकॉज 3 इज नॉट लेस देन 1, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजिटिव, कि अगर ए बी रिलेशन आर में है और बी सी भी रिलेशन आर में है तो ए सी भी रिलेशन आर में होना चाहिए। मतलब है कि अगर ए बी रिलेशन आर में है तो ए इज लेस देन बी क्यूब होना चाहिए, अगर बी सी रिलेशन आर में है तो बी इज लेस देन सी क्यूब होना चाहिए, तो इन दोनों को मिला के क्या होना चाहिए, ए लेस देन सी क्यूब, ठीक। तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है 3, 3/2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, 3/4 एंड 4/3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। बट क्या 3 एंड 4/3 रिलेशन आर में है, तो हमने सिंप्लीफाई किया कि हमारे पास ये कंडीशन रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहाँ तक आगे आपके पास, अब हम शॉर्ट आंसर्स कर रहे हैं बेटा, ये हमने वेरी शॉर्ट कर लिए, हम शॉर्ट आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन। तो हमने क्या किया, 1 प्लस साइन एक्स को हमने कंसीडर कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, और ये साइन एक्स है तो साइन एक्स को हमने कंसीडर कर दिया 2 साइन एक्स अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन टू, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया कॉस एक्स अपॉन टू साइन एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास कॉस एक्स अपॉन टू साइन एक्स अपॉन टू। सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स सेम कंडीशन रहेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स किसके इक्वल आएगा, कॉस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू। यही वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ, तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स था तो ये कॉस एक्स अपॉन टू साइन एक्स अपॉन टू आ गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्म्स है, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाली पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स और कॉस एक्स 2 कॉस एक्स अपॉन टू साइन एक्स अपॉन टू साइन एक्स अपॉन टू 2 साइन एक्स अपॉन टू 2 और 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा कॉट एक्स अपॉन टू। ये डायरेक्ट फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन है, तो कॉट एक्स अपॉन टू यही आपका RHS है, यही आपको वेरीफाई करना था। नेक्स्ट देखिए ए फंक्शन एंड बी मैट्रिक्सेस आपको दिया है, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स करना है, तो ए और बी मैट्रिक्सेस आपके पास गिवन है बेटा।
ठीक है, तो उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि इन्वर्स फाइंड आउट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट कैसे करेगा कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी एग्जिस्ट करेगा। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, यही मैट्रिक्स है, दिस इज -8 -3 तो -11। ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन ए इन्वर्स एग्जिस्ट। बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगा, यही मैट्रिक्स है 1 × 3, ये -2 तो 1 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन डिटर्मिनेंट ये बी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हमारे पास हमें ए इन्वर्स के लिए क्या चाहिए, बेसिकली हमें देखा जाए तो ए इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए हमें चाहिए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे मिलेगा आपको, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मिलता है बेटा कि आपके पास अगर ये 2 × 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट है उनको हम इंटरचेंज कर लेते हैं, ए को डी के साथ और डी को ए के साथ, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इनको हम मल्टीप्लाई बाय -1 करते हैं। ये 2 × 2 के लिए शॉर्टकट है। तो हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स ये था, तो हमने हमारे जो डायगोनल एलिमेंट है प्राइमरी डायगोनल, इनको हमने इंटरचेंज कर लिया, 2 की जगह -4, -4 की जगह 2 आ गया, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट थे इनको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो -3 और -1 आ गया। सिमिलरली ये एडजॉइंट ऑफ बी भी ऐसे ही आ जाएगा, इनको हम लोग रिप्लेस कर लेंगे, 3 को 1 के साथ और 1 को 3 के साथ, ठीक है, और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इनको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ बी आ गया आपके पास। अब ए बी मैट्रिक्स चाहिए, ए बी इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो पहले ए बी मैट्रिक्स तो चाहिए, ए बी मैट्रिक्स आपको चाहिए, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स बन गया। ए बी मैट्रिक्स है, फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट कितना आ गया आपके पास, ए मैट्रिक्स ये आ गया 14 और -25, विच इज -11, -11 इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन ए बी इन्वर्स एग्जिस्ट। अब ए बी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए बी भी चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल ए बी नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन ए बी इन्वर्स एग्जिस्ट। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या रहेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी में क्या होगा कि आपके पास हमने वही किया कि कहाँ गया ये, हाँ ये है एडजॉइंट ऑफ ए बी, हमने ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनको रिप्लेस कर लीजिए, -14 -1 हो गया, और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इनको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए बी मैट्रिक्स है तो उसी के लिए हमें करना, ठीक है। बाकी अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप को फैक्टर फाइंड आउट करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो आ गया ए बी इन्वर्स किसके इक्वल आ गया, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना है -11, एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना है ये आपके पास आ गया, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 5 ये पॉजिटिव हो गया, ये बी इन्वर्स आएगा। बी इन्वर्स से इन्वर्स क्या है, तो बी इन्वर्स किसके इक्वल, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है 1, एडजॉइंट ऑफ बी कितना है, एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा आपके पास 3211, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -11 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू दिस, तो ये हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4 3 1 एंड -2 हो गया, नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, 1/11 को सेपरेट करते हैं और इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 4 2 × 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × 3 एंड 2 × -2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 4 1 × 1, फिर 1 × 3 1 × -2, तो मैट्रिक्स आ गई आपके पास। इसको सिंप्लीफाई करोगे, अब देखोगे ए बी इनवर्स और बी इनवर्स ए इनवर्स दोनों सेम है, इक्वल है आपस में, दैट मीन्स दिस टू कंडीशंस आर इक्वल, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा, आपके पास ये मैट्रिक्स दिया है a³ - 6a² -5 टाइम्स ऑफ a प्लस 11i इक्वल्स टू 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो पहले आपको ये कंडीशन फाइंड आउट करनी है, तो a³ आपको चाहिए, a³ से पहले a मैट्रिक्स आपके पास है, आप पहले a² बनाएंगे, a² क्या होगा a × a, तो a मैट्रिक्स हमने दोनों लिख ली, 2 बार कर लिए, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहले फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे जो एलिमेंट है 1 × 1 1 × 1 1 × 2 ये आ गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 1 1 × 2 1 × -1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 1 1 × -3 1 × 3, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 2 × 1 -2 -3 × 2 1 × 1 2 × 1 2 × 2 -3 × -1, फिर 1 × 1 2 × -3 एंड -3, इसी तरह से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके a² आ जाएगा। फिर इनको सिंप्लीफाई करिए, 1 × 1 1 × 1 1 × 2
2+3+4 ये आ गया, वैसे ही सभी एलिमेंट आ जाएंगे। फिर ए क्यूब करोगे, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये है आपके पास, मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स आपके पास ये था, ये आपने लिख लिया। सिमिलरली आप इनको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब आ जाएगा आपके पास। फिर आप इन वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट, ए क्यूब ये आ गया, -6 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर ये है हमारे पास, तो ये मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया, प्लस 5 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आपके पास यही था, 1 1 1 प्लस 11 टाइम्स ऑफ आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, आपको इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स प्रूफ करना है, तो हमने LHS से स्टार्ट किया है। अब ये सारी 3x3 मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया। अब ये कंडीशन तो मैट्रिक्स है, अब ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर, तो हम इस स्केलर को मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 4 = 24, 6 × 2 12, 6 × 1 is 6, 6 × 3 is -18, 6 8 48, -14 is 7 6 42, -18 84। फिर 5 को सभी के साथ 5 5 5 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 2 10 5 3 15 11 सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर जो एलिमेंट है इनको ऐड ऑन कर लीजिए, 8 -24 + 5 11, 7 -12 7 12 5 0 1 6 5 0, या -6 आ जाएगा। इसी तरह से आप करोगे तो ये सिंप्लीफाई करके 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू योर RHS, यही आपका RHS था, ठीक है। अब है क्वेश्चन है हैंड्स फाइंड ए इनवर्स, ये तो आप कर ही रहे हैं। ए इनवर्स नया, ए इनवर्स कैसे होगा कि आपके पास ये तो आपने प्रूव कर लिया, ये हमारे पास है, हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे बाई ए इनवर्स, तो हम ए इनवर्स के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा। ए इनवर्स पहले कंडीशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड के साथ भी, थर्ड के साथ भी, और फोर्थ के साथ भी। तो ये ए इनवर्स है, बेसिस अच्छे पावर साइडेड, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आ जाएगा ए, ये ए टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा। आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स सेम ए इनवर्स आ जाएगा। तो 11 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, इनको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, 6a माइनस ए स्क्वायर और -5 टाइम्स ऑफ ए। अब ए भी मैट्रिक्स है हमारे पास, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ए स्क्वायर हमारे पास पहले हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा हुआ है यहाँ पे, तो हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। फिर वही आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर, तो 6 × 1 is 6, 6 × 1 is 6, 6 × 1 is 6, फिर 6 × 1 is 6, 6 × 2 is 12, 6 × -3 is 18, 6 × 2 is 12, 6 × 1 is -6, 6 × 3 is 18, 5 मल्टीप्लाइड बाई एवरी एलिमेंट, एंड ये आ जाएगा सारे। अब कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे जो एलिमेंट है उनको सम कर लीजिए, 6 -5 एंड -4 हो जाएगा, फिर 6 -0 -2, फिर ये 6 आ जाएगा 0 एंड -1, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे एलिमेंट करेंगे तो इनको आ जाएगा। फिर ये 11 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, 1/11 अपॉन साथ में ये मैट्रिक्स आ जाएगी, एज इट इज़ रखिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं क्योंकि सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा। तो दिस इज योर ए इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट एफ इज डिफाइंड बाई, एफ फंक्शन आपके पास ये दिया गया, आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में, इफ इस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 0। ये फंक्शन आपके पास है, सिंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 0, x = 3, कॉन्टिन्यूस होने पे क्या होगा, f(3) किसके इक्वल होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f(x), अप्रोचेस टू 3 का मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव इक्वल्स टू f(3), ये सारी कंडीशन इक्वल होंगी। व्हेन x = 3, तो इक्वल्स टू 3 पे फंक्शन क्या होगा, f(3), f(3) के लिए क्या वैल्यू है, इक्वल्स टू 3 पे है ax + 1, तो 3x कितना है 3, तो 3a + 1 आ जाएगा। फिर हम लोग लेफ्ट लिमिट ले लेते हैं, 3 नेगेटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव मतलब 3 - h एंड h अप्रोचेस 0, h अप्रोचेस 0, f(x) किसके इक्वल आएगा, 3 - h, 3 - h के लिए क्या आएगा, a 3 - h + 1, तो 3a - ah, तो h अप्रोचेस टू 0 है तो h 0 कर लीजिए यहाँ पे, यहीं पे, तो 3 - 0 3a + 1 आ जाएगा। अब 3 पॉजिटिव ग्रेटर देन 3 के लिए क्या आएगा, ex + c, तो 3 पॉजिटिव के लिए क्या आएगा, 3 + h, h अप्रोचेस 0, 3 + h कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन कितना है आपके पास, bx + 3, तो x को रिप्लेस कर लीजिए 3 + h के साथ +3, अब h अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा तो 3 + 0 आ जाएगा, तो ये आएगा b3 + 3। अब हमारे पास क्या है, 3 पॉजिटिव के लिए भी वैल्यू आ गया, 3 नेगेटिव भी एट x = 3 के लिए, ये तीनों की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब हमारे पास फर्स्ट बिकम्स क्या आएगा, इन सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इसका मतलब है अब ये दोनों 3 पॉजिटिव और f(3) आपस में, 3 नेगेटिव और f(3) आपस में इक्वल थे, तो ये किसके इक्वल थे, 3a + 1, 3a + 1 किसके इक्वल आएगा, 3 पॉजिटिव कितना 3b + 1, तो 1 को शिफ्ट करिए, 3 - 1 2 आ जाएगा, विच इज़ 3a - 3b, 3 कॉमन करेंगे तो a - b = 3,
तो ये कितना आएगा 2/3। दिस इंप्लाइज a माइनस बी इक्वल्स टू 2 + 3। यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं a इक्वल्स टू b + 2/3। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 2/3, इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन ऑन इंटरवल 0-3। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए आप लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो करते ही, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लीजिए। ये कितना आएगा 12x³ x³ है तो 3x² हो जाएगा, 3 × 24, x² है तो 2x आ जाएगा, 24x हो जाएगा -48। ठीक है, तो यहाँ से 12x² कॉमन कर लीजिए तो x रह जाएगा, यहाँ से 12x² कॉमन होगा तो -2, यहाँ से 24 कॉमन करेंगे तो x, 24 यहाँ से भी कॉमन होगा x -2, तो 12x² + 24x -2 आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब इक्वल्स टू 0 होगा तो इधर फर्स्ट इक्वल्स टू 0 और सेकंड इक्वल्स टू 0। अब ये कंडीशन तो 0 होने से रही, क्योंकि x² है तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव में कुछ ऐड ऑन होगा तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये कंडीशन 0 है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इम्प्लाइज x - 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन x इक्वल्स टू 2 पे आपका कंडीशन 0 रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब क्या है, आपको यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू 2 पे और यहाँ पे जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं उन पे आप लोग वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सो वी हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू 2 एंड एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। आप लोग एक x इक्वल्स टू 2, 0, 3 पे वैल्यू फाइंड आउट करोगे। f(2) कितना आ जाएगा, फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। फंक्शन आपके पास 3x², x⁴, x2 लिया हमने पहले, तो 2⁴ -8x³ है, तो 2³ + 12x² है तो 2² -48/2, रिजल्ट आ गया -39। सिमिलरली आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, f(x) किसके इक्वल था बेटा, 3x4 -8x³ + 12x² -48x + 25। जब x इक्वल्स टू 0 होगा तो आप लोग यहाँ पे 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, x भी 0, तो सिर्फ 25 रह जाएगा। जब x इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x को रिप्लेस कर लिया 3 के साथ, तो हर यहाँ पे भी 3, 3³ 3² -48 × 3, सिंप्लीफाई करेंगे 12। अब आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, -31, 39, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम आपको x इक्वल्स टू 0 पे मिल रहा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 25 अकरिंग एट x इक्वल्स टू 0 एंड मिनिमम वैल्यू जो है ऑफ दिस इंटरवल इज -39 अकरिंग एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, नेक्स्ट है for the differential equation this show that the solution of curve passing through this point. For the differential equation find the solution of the curve passing through this point. आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और किसके लिए, जो इस पॉइंट से 1 और -1 से पास कर रहा है। तो पहले आप इसका वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए, y/2 यहाँ पे ले आइए, y/ के नीचे, और x/2 पे डिनोमिनेटर में x ले आइए, तो इसको सेपरेट करेंगे। अब इंटीग्रेट बोथ साइड कर लीजिए। ठीक है, ये आ गया, इसका डिनोमिनेटर सेपरेट कर लीजिए, x/x 1 आ जाएगा, 2/x। अब यहाँ पे हमने +2 कर लिया और -2 कर लिया। +2 और -2 करने से डिफरेंस होगा कि हम इसको सेपरेट करेंगे, y/2 और y/2 1 आ जाएगा और -2/y/2 रह गया। तो 1 का इंटीग्रेशन y, और ये आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ log ऑफ y + 2, और ये आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x, और 2 है, और 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा +c। ठीक, कितना आ जाएगा, x को इधर शिफ्ट करेंगे, y - x log, ये log x है, 2 log x है तो log x² हो जाएगा, ये 2 log y + 2 है तो log y + 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो पॉजिटिव आ गया। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब पॉइंट क्या था, 1 और -1। ठीक है, ये हमने इसलिए किया क्योंकि log m⁻n किसके इक्वल होता है, n log m, तो हमें n log m गिवन था तो हमने log m⁻n में कन्वर्ट कर लिया। व्हेन x = 1 एंड y -1, तो y -1 है, y का वैल्यू -1, x इज 1 तो 1, x 1 है तो log 1², y कितना है -1, तो -1 + 2 होल स्क्वायर, log 1 कितना होता है 0, तो ये भी 0 हो गया। अब -1 + 2 कितना हो जाएगा 1, तो log 1, ये भी पोर्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्या रहेगा, सिर्फ c, तो c किसके इक्वल आ गया, -1 और -1 कितना हो जाएगा -2, तो c का वैल्यू आ गया -2। एंड फॉर c = -2 दिस इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो ये कितना आएगा, y - x इज y - x log x² log y + 2 होल स्क्वायर, और c की जगह का -2 इज द रिक्वायर्ड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है, इफ द लाइन्स दीज एंड दिस आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर ये दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करिए।
दीज टू लाइन्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा। अगर ये आर वेक्टर लाइन है, इसके पैरेलल एक बी वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये R1 है, इसके पैरेलल एक B1 वेक्टर है। अब एक और R2 वेक्टर है। आपको क्या कहा, फाइंड द लाइंस, सॉरी इफ द लाइंस दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर ये जो दो लाइंस गिवन है आपके पास, ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि ये R1 वेक्टर इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1 वेक्टर है, और ये है R2 वेक्टर ए वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। ये दो लाइंस। तो अगर R1 जो है, R1 और R2 आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर। आपको क्या कहा गया, इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। के आपके पास यहाँ पे है 2k 3k। ठीक है, अब हमारे पास अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो पहले देखा जाए तो R1 के पैरेलल एक B1 वेक्टर होगा और R2 के पैरेलल भी एक B2 वेक्टर होगा। ठीक है, तो डेफिनेट है कि अगर R1 और R2 आपस में परपेंडिकुलर है तो B1 और B2 भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब जनरली डिनोमिनेटर में बी वेक्टर रहता है अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर दो लाइन्स ये परपेंडिकुलर है तो B1 और B2 भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर B1 B2 आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। तो B1 वेक्टर कितना होगा, -3i प्लस 2k j प्लस 2k, और B2 वेक्टर कितना होगा 3ki प्लस j माइनस 5k। इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो i को i के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, -9k हो जाएगा, 2k मल्टीप्लाई 1 प्लस 2k एंड 2 मल्टीप्लाई -10। तो ये कितना आएगा, -9k प्लस 2k -7k इक्वल्स टू 10 हो गया। तो k कितना आ जाएगा, -10/7 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट आ जाइए लॉन्ग आंसर्स पे। नेक्स्ट है बेटा इंटीग्रेशन, ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। 30 to 60 π/6 to π/3 sin x प्लस cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sin 2x। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, sin x माइनस cos x को t कंसीडर किया जाएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, dx इक्वल्स टू dt। तो cos sin x cos x dx आपके पास dt आ जाएगा। ठीक है, बाकी रह गया sin 2x। ठीक है, इसका क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2-3 कंडीशन से पहले हमने इस फंक्शन को वेरिएबल x में था तो हमने t में कन्वर्ट किया। तो अगर t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अब हम लिमिट को भी चेंज कर लेंगे। लेकिन अगर x π/6 है तो t कितना आएगा, t इक्वल्स टू sin π/6 माइनस cos π/6। अब sin π/6 कितना होता है 1/2 sin 30, cos 30 कितना आ जाता है स्क्वायर रूट 3/2, तो 1 माइनस ये आ जाएगा। तो हमने नेगेटिव कॉमन कर लिया तो दिस इज नेगेटिव ऑफ अल्फा सी। ठीक है, हमने इस कंडीशन को अल्फा कंसीडर कर लिया। ठीक है, दूसरा व्हेन दिस इज π/3 तो sin π/3 माइनस cos π/3, sin π/3 कितना आ जाता है स्क्वायर रूट 3/2, cos π/3 cos 60 इज 1/2, तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1/2। तो ये हमने इस कंडीशन को अल्फा कंसिडर किया था तो ये सिर्फ अल्फा आएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच के हमने लिमिट भी चेंज कर लिया। लेकिन अब हमारे पास अभी भी sin 2x यहाँ पे डिनोमिनेटर में है जिसका हमने कोई सोल्यूशन नहीं करा है। तो हमने ये जो सब्स्टिट्यूशन करा है हम इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। तो sin x माइनस cos x होल स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 sin 2 ये आ जाएगा 2 sin x cos x, 2 sin x cos x कितना आ जाएगा sin 2x। ठीक है, तो sin 2x किसके इक्वल आ जाएगा, sin 2x नेगेटिव है तो इसको शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर। तो sin 2x आ गया हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। बाकी sin x cos x dx कितना आ जाएगा 1 dt आ गया हमारे पास। और बाकी लिमिट हो गई हमारे पास π/6 था, जब π/6 तो t के केस में लिमिट माइनस अल्फ़ा था और π/3 था तो ये अल्फ़ा था, तो माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा हो गया। तो ये किसका फार्मूला हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये किसके इक्वल आता है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स t आ गया विच इज़ माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा। तो साइन इनवर्स ही आ गया तो साइन इनवर्स अल्फ़ा माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस अल्फ़ा। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा कितना आ जाता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स ऑफ अल्फ़ा आ गया। तो ये 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स अल्फ़ा आ गया, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स अल्फ़ा। अब अल्फ़ा किसके इक्वल है, अल्फ़ा हमने कंसीडर किया था स्क्वायर रूट 3 माइनस 1/2 तो यही आ गया स्क्वायर रूट 3 माइनस 1/2 तो ये आ गया इंटीग्रेशन इसका रिजल्ट।
नेक्स्ट है ग्राफ y इक्वल्स टू sketch the graph y equals to x plus 3 and evaluate integration minus 6 to 0 modulus of x plus 3 dfx. तो y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3. अब ये मॉडुलस कंडीशन है तो डेफिनेट है कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल रियल x. अब ग्राफ ऑफ कर्व इज ओनली अबव x एक्सिस, क्योंकि ये रिजल्ट y हमेशा पॉजिटिव है, y हमेशा पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव कहाँ पे रहता है, y पॉजिटिव यहाँ पे है, तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव रहता है तो ग्राफ जो होगा हमेशा अबव x एक्सिस रहेगा. ठीक है, दैट इज़ ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि यही आपका पॉजिटिव y रहता है. तो अगर x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 है, ये जो x प्लस 3 है मॉडुलस के अंदर की कंडीशन, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो y मॉडुलस कंडीशन क्या रहेगा, x प्लस 3 रहेगा, क्योंकि f ऑफ x अगर मॉडुलस ऑफ x के इक्वल है तो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस एफ एक्स और एक्स, जब x लेस देन इक्वल्स टू 0 और x कब है, जब x ग्रेटर देन 0. तो ये लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा तो नेगेटिव x लेगा. अब ये x प्लस 3 अगर लेस देन 0 है तो वैल्यू माइनस एक्स प्लस 3 आ जाएगा. तो इसका ग्राफ बना लीजिए. ठीक, अब x ग्रेटर देन x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन x इज ग्रेटर देन माइनस 3. अब x प्लस 3 इज लेस देन 0 है, दैट मीन x इज लेस देन माइनस 3. ठीक, तो अब पहली कंडीशन ले लीजिए y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3. ये कब है, जब x इज ग्रेटर देन माइनस 3 है. ग्रेटर देन अगर ये कंडीशन है तो ग्रेटर देन माइनस 3 राइट साइड पे होगा. ठीक है, तो माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 ले लिया, 0 भी ले लिया हमने, यहाँ पे 0 आ जाएगा. तो ग्रेटर देन माइनस 3, ये अगर माइनस 3 होगा तो माइनस 3 और प्लस 3 0, माइनस 2 लेंगे तो माइनस 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 1, और x अगर 0 लेंगे तो 0 प्लस 3. तो पॉइंट ये आ गया, माइनस 3 है x तो y 0, x माइनस पॉइंट बन गया माइनस 3 0, फिर माइनस 2 एंड 1 और 0 और 3, 0 और 3 ये पॉइंट आ गया, ये 3 पॉइंट आ गए हमारे पास. तो इनको ज्वाइन कर लो, ये लाइन बन गया y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3. दूसरा है y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन माइनस 3. तो x लेस देन माइनस 3 ये वाला पोर्शन आ गया. इसमें माइनस 4 भी है, माइनस 5 माइनस 6, तो हमने माइनस 4 और माइनस 6 ले लिए. तो लेस देन माइनस 4 ये कितना आएगा, माइनस 4. माइनस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस प्लस हो जाएगा. फिर x है माइनस 6, तो x अगर माइनस 6 लेंगे, माइनस 6 प्लस 3 साथ में माइनस और माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, माइनस 6 और 3 आ जाएगा. तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए, ये कंडीशन बन गया और y बन गया माइनस ऑफ एक्स प्लस 3. ये ग्राफ बन गया. अब आपको इसका इवेल्युएट ये भी फाइंड आउट करना है. अब हमारे पास माइनस 3 पे ये कंडीशन 0 रहती है, क्योंकि लिमिट है माइनस 6 टू लिमिट है माइनस 6 टू 0, माइनस 6 टू 0. इस लिमिट में हम देखते हैं तो x जब माइनस 3 है तो y कितना आ जाता है 0. तो हमने ये किया कि इस लिमिट को ब्रेक कर लिया, माइनस 6 टू माइनस 3, माइनस 3 टू 0. ये वही हमने ऊपर वाली कंडीशन को हमने मेंशन किया है. ठीक है, तो जब x लेस देन माइनस 3 होता है, x लेस देन माइनस 3, लेस देन माइनस 3 के लिए y कितना वैल्यू लेता है, मॉडुलस फंक्शन कितना वैल्यू लेता है, माइनस ऑफ एक्स प्लस 3. तो ये कर लिया माइनस 6 टू माइनस 3, तो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 आ गया मॉडुलस ऑफ एक्स. अब जब x ग्रेटर देन माइनस 3 है तो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 क्या वैल्यू लेता है, एक्स प्लस 3. तो ग्रेटर देन माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 3 टू 0. ठीक है, तो ये एक्स प्लस 3 आ गया. बाकी अब आप इसको इंटीग्रेट कर ही लेंगे, माइनस को हमने बाहर कर लिया, माइनस 1 आ गया, एक्स आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 3 के लिए 3x आ गया, वही x कितना है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 3 के लिए 3x आ गया. फिर ये माइनस 3 टू 6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिए तो बहुत ईजी. तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स. नेक्स्ट है आपके पास x आपके पास ये है, y आपके पास ये फंक्शन है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स. अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म है तो y x जो है वो वेरिएबल t में है, y भी वेरिएबल t में है, दैट मीन x को डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t और y को भी डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t. अब आपको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे मिलेगा आपको, ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी. तो ये कैंसिल आप समझिए, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा. वही करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स अपॉन डी टी पहले पावर का डेरिवेटिव होगा तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए साइन वर्स एक्स, फिर ए साइन वर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा तो ये आ जाएगा ए एक्स लॉग ए रेस्ट पर साइन वर्स टी लॉग ए. फिर साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव होगा तो साइन वर्स टी का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1/, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ तक आ गया. अब हमने ए रेस्ट पावर एक्स का
डेरिवेटिव किया ए एक्स लॉग ए, तो यहाँ पे ए साइन इनवर्स टी है, यहाँ डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी है, तो हमने क्या किया ए साइन इनवर्स टी को स्क्वायर रूट और स्क्वायर अप्लाई कर दिया, ताकि ये कैंसिल करेंगे तो वापस यही कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये स्क्वायर रूट कंडीशन कैंसिल और स्क्वायर कैंसिल, तो बाकी रह गया स्क्वायर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी अपॉन 1/2 लॉग ऑफ ए। अब ये जो कंडीशन है ए स्क्वायर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स, ये किसके इक्वल है, ये एक्स के इक्वल है, तो इसको हमने एक्स मेंशन कर दिया लॉग ऑफ ए। सिमिलरली ये कंडीशन y इक्वल टू कॉज इनवर्स के लिए होगा। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स टी किसके इक्वल होगा, ये आएगा सिर्फ -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, बाकी सेम ही रहेगा, बाकी एज इट इज़ पूरा सेम है। सिर्फ ये जो कंडीशन थी ये y के इक्वल थी, तो हमने y मेंशन कर लिया, ठीक है। बाकी आप इसको dy अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी कर लो, dy अपॉन डी एक्स कितना है -1 माइनस वाई लॉग ऑफ ए अपॉन दिस, डी एक्स अपॉन डी टी है तो रेसिप्रोकल में आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी था, तो ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा। अब ये कैंसिल, लॉग ऑफ ए और लॉग ऑफ ए कैंसिल, तो -y अपॉन एक्स आ गया, यही आपको वेरीफाई करना था। नेक्स्ट देखिए, दिस फंक्शन dy अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू दिस, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कंडीशन क्या है कि हमने इसको कंसीडर कर लिया, इस पोर्शन को u कंसीडर कर लिया, इस पोर्शन को v, तो ये u कंडीशन आ गया, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास फंक्शन की पावर एक फंक्शन है, फंक्शन की पावर एक फंक्शन है, तो हम इसको लॉगरिथमिक से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन को हमने u, सेकंड को v कंसीडर कर लिया, तो ये कंडीशन क्या बन गई, y इक्वल टू u प्लस v, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, dy अपॉन dx किसके इक्वल है, du अपॉन dx, dv अपॉन dx। अब u को विद रिस्पेक्ट टू x अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग u, ये कंडीशन क्या है, ये है लॉगरिथम ऑफ m रेज़ टू पावर n, तो ये कंडीशन बन जाएगा n लॉग ऑफ m, ठीक है। तो x लॉग x कॉज ऑफ x, अब इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करिए, तो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, तो फर्स्ट डॉट डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x कॉज ऑफ x, फिर लॉग ऑफ x कॉज ऑफ x डॉट डेरिवेटिव ऑफ x, तो x ऐसे ही रहेगा, ये 1 अपॉन एक्स कॉज ऑफ, क्योंकि लॉग x है, फिर x कॉज ऑफ x के लिए प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, ये कंडीशन एज इट इज़ रहेगी, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, क्योंकि ये log ऑफ x है, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स आता है, ठीक है, ये आ गया, यहाँ से ये x और कैंसिल, 1 अपॉन कॉज एक्स आ गया, यहाँ पे आ गया फर्स्ट डॉट डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स, फिर कॉज एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स, बाकी एज इट इज़ है, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये 1 अपॉन कॉज एक्स एज ही रहेगा, एक्स एज इट इज़ है, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स, कॉज एक्स एज ही है, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया 1, ये कंडीशन आ गया। अब ये कॉज एक्स को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरे डिनोमिनेटर में, तो साइन अपॉन कॉज कितना हो जाएगा 10, और कॉज एक्स अपॉन कॉज एक्स 1 आ जाएगा, और ये कितना था, ये लॉग यू था, तो 1 अपॉन यू, पहले लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, फिर हमने यू को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो यू कितना था आपके पास, यू था आपके पास एक्स कॉज ऑफ एक्स की पावर एक्स, ये कंडीशन आ गई डी यू अपॉन डी एक्स। सिमिलरली आपने इसको v कंसीडर किया है, ये भी आपके पास फंक्शन की पावर एक फंक्शन है, तो यहाँ वेरिएबल सेपरेट, ये पहले लॉगरिथम अप्लाई होगा, तो ये लॉगरिथम ऑफ m रेज़ टू पावर n आ जाएगा, विच इज इक्वल टू n लॉग ऑफ m आ जाएगा, तो दिस इज n लॉग ऑफ m, तो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल आ जाएगा 1 अपॉन एक्स डॉट दिस, तो 1 अपॉन एक्स लॉगरिथम ऑफ दिस, फिर लॉग ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, 1 अपॉन एक्स को हम एक्स रेज़ टू पावर -1 कर देते हैं, फिर ये लॉग एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स, तो फर्स्ट डॉट सेकंड, तो एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर साइन एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो ये एक्स रेज़ टू पावर -1 का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स आ गया, फिर इसका प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो साइन एक्स ही रहेगा, ठीक है। अब साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स स्क्वायर भी अंदर जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉज अपॉन साइन कॉट, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो होल अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर है, इसके डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है, तो होल एक्स स्क्वायर हो गया, और ये जो यहाँ पे था 1 अपॉन लॉग वी था, तो 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, फिर वी को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, वी यहाँ पे आ गया, वी किसके इक्वल था, एक्स साइन ऑफ एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, तो ये कंडीशन आ गई, बाकी ये आ जाएगा, फिर आप इसका फर्स्ट में इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे फोर्थ में, तो यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए बॉक्स कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, एक बॉक्स 1 है जिसमें 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स है, बॉक्स 2 है जिसमें 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल, वन ऑफ द बॉक्स इज सिलेक्टेड एट द रैंडम एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एंड फाउंड इट टू बी रेड, ठीक है। अब 2 बैग में से एक बैग सेलेक्ट करेंगे, और
जो उसमें से बॉल आप लोग निकालेंगे। अब जो बॉल आप निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो कंडीशन ये है कि वो रेड होना चाहिए, ठीक है। लेट E1 बी द इवेंट ड्राइंग बॉल फ्रॉम बैग 1, तो इवेंट E1 इसको कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, और इवेंट E2 कंसिडर कर लेते हैं, बैग 2 सेलेक्ट कर रहे हैं। और बैग सेलेक्ट करने के बाद आपको उसको उसमें से बॉल निकालना है। तो बॉल जब आप निकाल रहे हैं तो वो एक इवेंट है जो दोनों के साथ लिंक कर रहा है, E1 और E2 दोनों के साथ। तो हम उस इवेंट को कंसिडर करते हैं ए रिप्रेजेंट द इवेंट ड्राइंग और रेड बॉल। आपको क्या करना है, रेड बॉल ड्रॉ करना है। तो रेड बॉल ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ बैग। तो बैग, किसी भी एक बैग को चूज़ करने का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, 2 बैग हैं, टोटल बैग्स 2 हैं, 1 बैग को, किसी भी एक बैग को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगा। दैट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। सिंस देयर आर 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स इन बैग 1, तो प्रोबेबिलिटी दैट अ रेड बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम बैग 1, तो बैग 1 आपने सेलेक्ट कर लिया। अब उसमें से रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो यहाँ पे कितने हैं, टोटल बॉल कितने हैं, 4 रेड एंड 4 ब्लैक है, टोटल 8 होगा। रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी ये आ गया 4/8, दैट इज 1/2। अब 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल है बैग 2 में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगा फ्रॉम बैग 2, तो टोटल 8 है, तो रेड बॉल 2 है, तो 2/8, दैट इज 1/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो अब वो है कि आपको रेड बॉल मिल चुका है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास कहाँ से, फर्स्ट बैग से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, आपको बैग 1 का प्रोबेबिलिटी निकालना है कि आपके पास जो हाथ में बॉल है वो रेड है। तो ये क्या आएगा, E1 इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अब टोटल प्रोबेबिलिटी से आ जाएगा, विच इज इक्वल समेशन ऑफ I फ्रॉम 1 to 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ EI डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 EI इज हैपन, विच इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E1 इज हैपन, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुके हैं। अब ये I फ्रॉम 1 to 10 है, क्यों 1 to 2 है, क्योंकि 2 ही इवेंट हो रहे हैं। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E1 इज हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 इज हैपन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपके पास 1/2 है, और E2 का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, ये हमने मेंशन कर लिया 1/2 1/1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E1 इज हैपन, दैट इज 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 E2 इज हैपन, तो E2 इज हैपन 1/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2/3, ठीक है। नेक्स्ट भी सिमिलर क्वेश्चन है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। तो 3 कंडीशन को उन्होंने इंश्योर किया है। प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट ये है 0.01 0.03 0.15। तो स्कूटर वाले ड्राइवर्स का प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट का 0.01, कार ड्राइवर्स वालों का प्रोबेबिलिटी है 0.03, ट्रक ड्राइवर्स का प्रोबेबिलिटी है 0.15। तो हमने 3 इवेंट बना लिए कि अगर स्कूटर ड्राइवर को इंश्योर किया जा रहा है, E2 इवेंट है अगर कार ड्राइवर को इंश्योर किया जा रहा है, एंड E3 विद द इवेंट दैट ट्रक ड्राइवर्स आर इंश्योर। तो इतने इतने नंबर ऑफ एलिमेंट है जो इंश्योर किए गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 क्या रहेगा, तो टोटल कितना है 6 और 4 10 10 और 2 12। तो टोटल जो है इंश्योरेंस कंपनी ने 12,000 पीपल्स को इंश्योर किया है, जिसमें स्कूटर ड्राइवर का प्रोबेबिलिटी 2000/12,000 है, कैंसिल करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। कार ड्राइवर्स का प्रोबेबिलिटी कितना है, टोटल 12,000 है, और ये आ जाएगा 4,000, 4 ये कैंसिल, 4 3 12 1/3। ट्रक ड्राइवर्स का प्रोबेबिलिटी कितना है 6,000/1/2। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे तीनों के साथ लिंक है। इंश्योरेंस के बाद एक इवेंट जो लिंक हो रहा है सभी के साथ, वो क्या है कि एक्सीडेंट हो रहा है। लेट हम सपोज कर लेते हैं ए इवेंट जो तीनों इवेंट के साथ लिंक है, लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट। तो उसके प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर E1 का इंश्योरेंस हो चुका है स्कूटर ड्राइवर्स का, तो उनमें से एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है उनमें से, तो वो 0.01 है। अब E2 इवेंट दैट मीन्स कार ड्राइवर्स का इंश्योरेंस हो चुका है, अब उनके एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी कितना 0.03। और अगर E3 ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस हो चुका है, तो उनके एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी कितना 0.15, ये भी आ गया। नेक्स्ट है, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट। अब जिनका भी इंश्योरेंस हुआ है उनमें से एक जो पर्सन है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ स्कूटर ड्राइवर। तो एक्सीडेंट इज हैपन, आपको फाइंड आउट करना है कि वो स्कूटर ड्राइवर है। तो स्कूटर ड्राइवर क्या है, इवेंट E1, तो विच इज़ E1 इंटरसेक्शन ए अपॉन ए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी से आ गया I फ्रॉम 1 to 3, ठीक है। EI प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 EI इज हैपन, तो ये मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 E1 इज हैपन। तो अब टू 3 तक है, तो हम इसको तीनों इवेंट को ओपन कर लेंगे, फिर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज द रिजल्ट। तो ये इतना ही था आज के लिए, इतना रखते हैं बेटा। थैंक यू फॉर द क्लास। अगर कोई डाउट है तो बताइएगा।